स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरजगढ़ के राजा सोनभद्र अपने कक्ष में अत्यधिक चिंतित अवस्था में टहल रहे हैं। उनके मस्तिष्क की सिलवटें बता रही हैं कि उन्हें किसी घोर चिंता ने आ घेरा है। तभी उनके महामंत्री भानसिंह ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और महाराज सोनभद्र से बोले, महाराज, आप यूं चिंतित ना हो, ईश्वर की कृपा से सब मंगल ही होगा। हमें भी यही आशा है महामंत्री जी। महाराज सोनभद्र ने कहा, महाराज, आपकी होने वाली संतान और महारानी को कुछ नहीं होगा, उन पर हम सबका आशीर्वाद है। महामंत्री भानसिंह बोले, ईश्वर करें कि आपका कहा सच हो जाए। महाराज सोनभद्र बोले। तभी महल की एक दासी ने भागते हुए महाराज सोनभद्र के कक्ष में प्रवेश किया और बोली, बधाई हो महाराज, महारानी ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया है। सच, हम पिता बन गए। महारानी कैसी है? महाराज सोनभद्र ने दासी से पूछा। जी, वह भी एकदम स्वस्थ है, किंतु अभी अचेत है। दासी बोली, ये लो, हमारी ओर से ये शुभ समाचार सुनाने के लिए भेंट स्वीकार करो। महाराज ने अपने गले से मोतियों का हार दासी को देते हुए कहा। तभी महामंत्री भानसिंह ने महाराज को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो महाराज, हमारे राज्य के उत्तराधिकारी के शुभ चरण इस धरती पर पड़ चुके। अब तो तरंगों की भांति उठती अपने मस्तिष्क की रेखाओं को विराम दीजिए। हाँ महामंत्री जी, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो चुकी हैं। आप शीघ्र ही राज ज्योतिषी को बुलावा भेज दीजिए कि यहाँ पधार कर राजकुमार की जन्म कुंडली बनाए। राज ज्योतिषी के आने पर ही हम राजकुमार और महारानी से मिलेंगे। महाराज सोनभद्र बोले, जी महाराज, मैं स्वयं ही उन्हें लेकर आता हूँ। महामंत्री भानसिंह बोले, यही उचित रहेगा महामंत्री जी। महाराज सोनभद्र बोले, जो आज्ञा महाराज, मैं शीघ्र ही उन्हें लाने के लिए निकलता हूँ। और इतना कहकर महामंत्री भानसिंह राज ज्योतिषी को लाने निकल पड़े। कुछ समय के पश्चात राज ज्योतिषी महल में पधार गए। तब तक महारानी भी चेतन अवस्था में आ गई थी। तब महाराज ने राज ज्योतिषी से राजकुमार को कक्ष से बाहर निकालने की शुभ घड़ी विचारने को कहा और पूछा कि मेरे राजकुमार के भाग्य में क्या है। राज ज्योतिषी महारानी के कक्ष में गए और नन्हे बालक के मस्तिष्क को देखकर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी शंका मिटाने के लिए एक बार पुनः राजकुमार के मस्तिष्क को देखा और दुखी मन से कक्ष से बाहर आए। तब महाराज ने राज ज्योतिषी के चिंतित मुंह को देखकर पूछा, क्या हुआ ज्योतिषी जी? कोई बड़ी चिंता है, क्योंकि आपके मुंह के भाव तो यही कह रहे हैं। जी महाराज, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ज्योतिषी जी बोले, क्या कोई संकट है राजकुमार के सिर पर? महाराज सोनभद्र ने राज ज्योतिषी से पूछा। संकट राजकुमार के सिर पर नहीं, आपके सिर पर है। राज ज्योतिषी जी बोले, आपका तात्पर्य मैं कुछ समझा नहीं। महाराज सोनभद्र बोले, कारण यह है महाराज कि राजकुमार को 11 वर्ष का होने तक आपसे अलग रहना होगा, नहीं तो आपके प्राणों पर संकट आ सकता है। राज ज्योतिषी बोले, मैं अपने पुत्र से अलग नहीं हो सकता, ये कदापि ना होगा। ज्योतिषी जी, इसका कोई तो समाधान होगा। आप कोई भी यज्ञ करें, कोई भी दान करवाएं, कृपया इस विपत्ति से आप ही मुझे उबार सकते में है। महाराज सोनभद्र बोले, नहीं महाराज, इस समस्या का केवल एक ही समाधान है कि आपको राजकुमार से अलग होना होगा। 11 वर्षों तक आपको उनका मुंह देखना निषेध है। राज ज्योतिषी बोले, ये कैसा सुख दिया है ईश्वर ने मुझे, संतान होकर भी मैं 11 वर्षों तक निसंतान होकर रहूं। महाराज सोनभद्र बोले, महाराज, यही नियति है, विधाता ने कदाचित आपके भाग्य में यही लिखा है। राज ज्योतिषी जी बोले, किंतु कैसे मैं राजकुमार से इतने वर्षों तक अलग रहूंगा? महाराज बोले। तभी एक दासी महारानी के कक्ष से बाहर आकर बोली, महाराज, आपको महारानी ने अपने कक्ष में बुलवा भेजा, उनसे कहो कि हम आते हैं। महाराज सोनभद्र बोले, किंतु महाराज, उन्होंने कहा कि आप कुछ समय पश्चात ही उनके कक्ष में पधारें, क्योंकि राजकुमार अभी उनके कक्ष में है। धाय माता हीरा देवी उन्हें लेकर किसी और कक्ष में ले जाएं, तभी आप उनके कक्ष में जा सकते हैं, ऐसा महारानी ने कहा है। ये कैसी विडंबना है मेरे ईश्वर, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? महाराज बोले। तभी महामंत्री भानसिंह बोले, महाराज, राजकुमार की धाय मां अब से मेरी बहन हीरा देवी है।
मैंने ही अपनी बहन से राजकुमार को संभालने के लिए कहा है। मैं किसी अपरिचित महिला को इस कार्य के लिए नियुक्त न कर सका। महामंत्री जी, बहुत बहुत उपकार आपका। मैं कैसे आपकी इस कृतज्ञता का बोझ उतार पाऊंगा। महाराज सोनभद्र बोले। इसमें कृतज्ञता कैसी महाराज? मेरी बड़ी बहन निसंतान है। उपकार तो आपने उस पर किया है। आपके राजकुमार के द्वारा वो ममता से अपना परिचय करेगी। महामंत्री भानसिंह बोले। इस प्रकार कुछ समय के पश्चात महाराज ने महारानी के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज सोनभद्र महारानी विजयलक्ष्मी के समीप गए और बोले, महारानी, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत हमारे यहाँ ये शुभ घड़ी आई है और मैं इतना असहाय हूं कि अपनी संतान का मुंह भी नहीं देख सकता। महाराज, इसी विषय पर बात करने के लिए ही मैंने आपको बुलवाया है। महारानी विजयलक्ष्मी बोली। अब इसमें विचार करने योग्य कुछ भी नहीं रह गया है महारानी, क्योंकि इस समस्या का एक ही समाधान है कि मैं 11 वर्षों तक राजकुमार का मुंह न देखूं। महाराज सोनभद्र बोले। किंतु महाराज, ये कैसे संभव होगा? कैसे आप अपने मन को समझा पाएंगे? महारानी विजयलक्ष्मी बोली। कुछ भी हो, मन को तो समझाना ही पड़ेगा। महाराज सोनभद्र बोले। तो मैं ऐसा करती हूं कि 11 वर्षों के लिए राजकुमार और धाई माता के संग किसी और स्थान पर चली जाती हो, ताकि राजकुमार से आप न मिल सके। महारानी विजयलक्ष्मी बोली। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो। 11 वर्षों तक का ही तो पुत्र वियोग है, परंतु यदि आप भी मुझसे विलग हो गई तो मैं किस प्रकार जी पाऊंगा। आप मेरे संग है तो कम से कम मेरा ढाढ़स बंधा रहेगा और आप मुझे राजकुमार के बारे में सब बातें बताती रहेंगी। आपके मुंह से ही मैं उसका कुशलता के बारे में जानकर प्रसन्न हो जाया करूंगा। महाराज सोनभद्र बोले। जैसा आप उचित समझें स्वामी। मेरी सभी प्रसन्नताएं तो आपसे जुड़ी हैं। आप प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न। महारानी विजयलक्ष्मी बोली। तो महारानी, अब मैं महामंत्री जी से बोल देता हूं कि राजकुमार के नामकरण और जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ करें। आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को इस शुभ समाचार का निमंत्रण भेजा जाए। सारे राज्य को नई दुल्हन की भांति सजाया जाए। राज्य का कोई भी व्यक्ति बिना भोज के ना रह पाए। महाराज सोनभद्र बोले। किंतु महाराज, एक चिंता से मेरा मन अत्यधिक ग्रसित है। बस, महारानी विजयलक्ष्मी बोली। वो क्या है प्रिय, जिसकी सोच में आप इतनी अधीर हुई जाती हैं? महाराज सोनभद्र ने पूछा। महाराज, आपके चचेरे भाई सुकेतु बाली के विषय में सोचकर, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो वर्षों से शांत बैठा था। क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस राज्य पर केवल उसी का अधिकार है। उसे ये भी आशा था कि इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी वो ही होगा। किंतु राजकुमार के आने के उपरांत उसका ये स्वप्न टूट गया होगा और भविष्य में राजकुमार के प्राणों पर भी संकट आ सकता है। महारानी विजयलक्ष्मी बोली। आप चिंतित ना हो महारानी, तो हम इस शुभ समाचार की सूचना उसे नहीं पहुंचाएंगे और ना ही सुकेतु बाली को निमंत्रण भेजेंगे। महाराज सोनभद्र ने महारानी विजयलक्ष्मी से कहा। यही उचित रहेगा महाराज। वो बहुत निम्न कोटि का विश्वासघाती व्यक्ति है। पिछली बार उसने आपसे विश्वासघात करके आपको बंधक बना लिया था। वो तो हमारे महामंत्री जी को गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हो गया था कि आपको किस स्थान पर बंधक बनाया गया है, तो सेना के साथ जाकर उन्होंने आपको मुक्त करा लिया। महारानी विजयलक्ष्मी बोली। हाँ महारानी, वो व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं है। मैं कदापि भी उसे निमंत्रण नहीं दूंगा। महाराज बोले। जी महाराज, तो आप महामंत्री जी से कहकर राजकुमार के जन्मोत्सव की तैयारियां कीजिए। मैं धाई माता हीरा देवी से कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ। महारानी विजयलक्ष्मी बोली। जी महारानी, आपको विश्राम की भी तो आवश्यकता है। अब आप विश्राम करें, मैं अब जाता हूँ। और इतना कहकर महाराज महारानी विजयलक्ष्मी के कक्ष से चले गए। आज प्रातः से ही राजकुमार के जन्मोत्सव एवं नामकरण की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। महाराज जहां तहां जाकर सारे रखरखाव को अपने अनुसार देख रहे हैं। राज पंडित भी यज्ञ के लिए पधार चुके हैं। महामंत्री जी यज्ञ के लिए राजकुमार को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, क्योंकि महाराज तो बैठ नहीं सकते, इसलिए। इधर महाराज अपने कक्ष में महारानी के संग बैठे हैं जब तक कि यज्ञ की विधि पूर्ण नहीं हो जाती। दूसरी ओर महल के प्रांगण में राज्य के नागरिकों का भोज भी निरंतर चल रहा है। दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों के राजाओं का सेवा सत्कार अतिथि गृह में हो रहा है। यज्ञ की विधि पूर्ण हुई और राज पंडित ने राजकुमार का नामकरण किया। राजकुमार का नाम उन्होंने सहस्त्रबाहु रखा। यह शुभ समाचार महाराज को देने के लिए महामंत्री जी ने एक दास से कहा, और वो दास महाराज के कक्ष में जाकर बोला। बधाई हो महाराज,
राज पंडित ने राजकुमार का नाम सहस्त्रबाहु रखा है। महाराज ने अपनी उंगली की हीरे की अंगूठी उतारकर उस दास को दे दी। दास प्रसन्न होकर चला गया। महाराज सोनभद्र प्रसन्न होकर अपनी महारानी से इस विषय पर वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी महाराज के चचेरे भाई सुकेतुबाली ने महाराज के कक्ष में प्रवेश किया और बोला, महाराज, आपने मुझे इस विषय में सूचित नहीं किया कि आप पिता बन गए, परंतु कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही उपस्थित हो गया। मुझे अपने भतीजे के जन्म पर अत्यधिक प्रसन्नता है। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो भोज करके अवश्य जाना, महाराज सोनभद्र बोले। अवश्य महाराज, हम सब तो और भी कुछ करने आए हैं, सुकेतुबाली बोला। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? सुकेतुबाली से सोनभद्र ने पूछा। बस यही महाराज कि मैं आपको और महारानी को बंदी बनाने आया हूं, सुकेतुबाली बोला। परंतु क्यों? हमने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसका तुम हमसे प्रतिशोध लो, महारानी विजय लक्ष्मी ने पूछा। कुछ नहीं भाभी श्री, आप इस राज्य की महारानी हैं, बस यही बात मेरी चिंता का कारण है, सुकेतुबाली बोला। परंतु इस राज्य के उत्तराधिकारी तो महाराज ही होने चाहिए, क्योंकि इनसे पहले महाराज के पिताश्री ही इस राज्य के महाराज थे, महारानी विजय लक्ष्मी बोली। बस भाभी श्री, आपको जितना बोलना था बोल चुकी। अरे जादूगर अघोरनाथ, तुम अपना कार्य पूर्ण करो, सुकेतुबाली बोला। जी, जैसी आपकी आज्ञा। और इतना कहते ही जादूगर अघोरनाथ ने महाराज सोनभद्र और महारानी विजय लक्ष्मी को तोता और मैना में परिवर्तित कर दिया और शीघ्र ही सुकेतुबाली ने उन्हें पिंजरे में बंदी बना लिया। ये सब जब महारानी की दासी ने देखा तो वो शीघ्र ही महामंत्री को सूचना देने भागी, परंतु सुकेतुबाली ने उसकी ओर कटार से प्रहार किया। सुकेतुबाली की कटार दासी की पीठ पर जा लगी, किंतु दासी ने जब वहां से भागने का प्रयास किया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब उसने राजमहल की गलियारी के वातायन से ही महल के प्रांगण में राजकुमार को अपनी गोद में लिए हुए महामंत्री भानसिंह को उच्च स्वर में पुकारा। महामंत्री जी, राजकुमार के प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राण संकट में है। तभी महामंत्री जी ने वातायन की ओर देखा कि सुकेतुबाली उस दासी को बलपूर्वक उसके केशों द्वारा पकड़ कर ले गया। अब महामंत्री जी को पूरी बात समझ में आ गई और उन्होंने बिना कुछ विचारे ही निकट में ही खड़ी अपनी बहन हीरा देवी को साथ लेवाया। राजकुमार को गोद में उठाकर रथ की ओर भागे। जब तक सुकेतुबाली कुछ कर पाता, वे राजमहल से भागने में सफल भी हो गए, और वो तब तक भागते रहे जब तक कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच गए, और वो स्थान था ज्ञानेश्वर ऋषि का आश्रम। महामंत्री जी ने आश्रम से बहुत दूर रथ को रोका और हीरा देवी से बोले, हीरा, अब हमें से पैदल ही जाना होगा। मैं तुम्हें और राजकुमार को गुरुदेव के समक्ष छोड़कर पुनः राजमहल वापस जाऊंगा, ताकि मैं महाराज और महारानी के विषय में जान सकूं कि उस दुष्ट सुकेतुबाली ने उन दोनों के साथ क्या किया है। और मुझे तुम्हारे स्वामी घगनन को भी तो लाना है। तुम दोनों इस वन में गुरुदेव के निकट बिल्कुल सुरक्षित हो। कुछ ही समय में तीनों ज्ञानेश्वर ऋषि के आश्रम में थे। तब महामंत्री जी ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, कृपया इस बालक की रक्षा कीजिए, इसके प्राण संकट में है। हाँ वत्स, तुम चिंतित ना हो, अब यह हमारी शरण में है, अब इसे कुछ नहीं होगा, ऋषि ज्ञानेश्वर बोले। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, मैं अब चलता हूँ। आप इन दोनों की सुरक्षा कीजिए। मैं वापस राजमहल जाकर महाराज और महारानी की स्थिति देखकर आता हूँ। साथ में अपने बहनोई घगनन को लेकर लौटूंगा। महामंत्री भानसिंह बोले, तुम्हें वहां वेश बदलकर जाना होगा, नहीं तो शत्रु तुम्हें पहचान लेगा, ऋषि ज्ञानेश्वर बोले। किंतु मैं ऐसा कौन सा वेश धरूं कि शत्रु मुझे पहचान ही ना पा पाए, महामंत्री भानसिंह ने ऋषि ज्ञानेश्वर से पूछा। तुम ऐसा करो पुत्र, एक नर्तकी का वेश धर कर जाऊं। संग में मैं अपने एक दो शिष्यों को भी भेज देता हूं, जो उनमें से एक गायक होगा और दूसरा मृदंग बजाने वाला, ऋषि ज्ञानेश्वर बोले। यही उचित रहेगा गुरुदेव, तो शीघ्र ही मैं वेश बदलता हूं और आप अपने दोनों शिष्यों को भी बुलवा लीजिए, महामंत्री भानसिंह बोले। हाँ वत्स, तुम भीतर चलो, मैं तुम्हारी ऋषि माता को बुलाकर तुम्हारे निकट उपस्थित होता हूँ। वो तुम्हारा श्रृंगार करने में तुम्हारी सहायता करेंगी, ऋषि ज्ञानेश्वर बोले। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। बस किसी भी भांति मुझे राज परिवार की सुरक्षा करनी है। आप इसमें मेरी सहायता कर रही हैं। आपका मुझ पर बहुत बहुत उपकार है, महामंत्री भानसिंह बोले। इसमें उपकार कैसा वत्स? सोनभद्र मेरा भी तो शिष्य रह चुका है, एवं वो एक अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय राजा है। उसके राज्य के नागरिक उसका अत्यधिक आदर करते हैं। सो ऐसे राजा की सहायता करने में भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है?
अब शीघ्रता से वेश बदलो एवं राजा की सहायता हेतु शीघ्र राजमहल पहुंचो, वहां न जाने उन दोनों की क्या स्थिति हो। ऋषि ज्ञानेश्वर बोले, जी गुरुदेव। चलिए। इतना कहकर भान सिंह वेश बदलने हेतु गुरुदेव की कुटिया में पहुंचा और कुछ समय पश्चात भान सिंह ने अपने 2 सहायकों के संग राजमहल की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही समय उपरांत वो राजमहल पहुंच गया। वहां के राज दरबारियों ने उन्हें राजमहल के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। तभी नर्तकी के वेश में भान सिंह बोला, अरे मैं तो एक नर्तकी हूँ, भला मुझ में राजमहल में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा रूप देखो, मेरा यौवन देखो, मेरा श्रृंगार देखो, तुम्हारे हृदय में कुछ नहीं होता मुझे देखकर। एक अपने यौवन का मंत्र किसी और पर चलाना मैं अनुमति देने वाला नहीं। उनमें से एक दरबान बोला, भला मैं किसी को क्या हानि पहुंचा सकती हो? मैंने तो अपने नृत्य और सुंदरता से पाषाण हृदयों को भी पिघला दिया है। नर्तकी बना भान सिंह बोला, सर्वप्रथम अपना नाम तो बताओ। दूसरे दरबान ने पूछा, मैं भानुमति हूं और ये मेरे सहायक हैं। भानुमति बोली, ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं भीतर से अनुमति लेकर आता हूं। पहला दरबान बोला। भान सिंह को राजमहल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। तीनों भीतर चले गए एवं भीतर जाकर भान सिंह ने एक दास से पूछा, इस राजमहल के राजा कहाँ है? हमें उनको ही नृत्य दिखाना है। हमने सुना है राजा के यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया है। तभी दास ने मध्यम स्वर में कहा, आपको नहीं ज्ञात, कुछ समय पूर्व ही महाराज के चचेरे भाई ने महाराज एवं महारानी को जंतर मंत्र द्वारा तोता और मैना में परिवर्तित करवाकर उसी जादूगर के साथ ना जाने किस लोक में भेज दिया है एवं स्वयं राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। वो तो भला हो महामंत्री जी का, जो वो राजकुमार को यहाँ से सुरक्षित बचा कर ले गए, लेकिन नया राजा राजकुमार की खोज में है। उसे खोज कर उसकी हत्या कर देने का उसका विचार है। भगवान करें राजकुमार कभी भी उसे ना मिले। दास की बात सुनकर महामंत्री भानसिंह को सब समझ आ गया, परंतु अब क्या किए जाए? हम 3 लोग तो सुकेतु बाली का सामना नहीं कर सकते, और यदि उसने मुझे भी बंदी बना लिया तो अवश्य ही वो राजकुमार तक पहुंच ही जाएगा। तो इस प्रकार मैं ना तो महाराज की रक्षा कर पाऊंगा और ना ही राजकुमार की। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसी समय मैं अपने पग पीछे ले लूं। सर्वप्रथम राजकुमार की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। और यही सोचकर भानसिंह ने राजमहल से वापस आने का विचार बना लिया। वो सुकेतु बाली से मिले बिना ही राजमहल से वापस आ गया। वो राज्य के भीतर पहुंचा और उसने अपने बहनोई खगनंग को संग लिया एवं वापस ज्ञानेश्वर ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। भानसिंह ने सारी समस्या गुरुदेव को बताई। तभी गुरुदेव बोले, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मेरी एक मित्र है जो कि तंत्र मंत्र की विद्या में अत्यधिक निपुण है। साथ में वो अपने शिष्यों को इस सब की शिक्षा भी देते हैं। वहां उनका आश्रम भी है। तुम उनके आश्रम में इस नन्हे राजकुमार को ले जाओ। वहां तुम्हें इसकी सुरक्षा की भी चिंता नहीं रहेगी। एवं मेरे मित्र अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से कदाचित महाराज और महारानी के विषय में भी कुछ बता सके, क्योंकि अगर सुकेतु बाली ने उस जादूगर के माध्यम से महाराज और महारानी को तोता मैना बना दिया है तो अवश्य ही वो राजकुमार को भी कोई न कोई क्षति पहुंचा सकता है। मेरे मित्र का नाम अनादिकल्पेश्वर है। ऋषि ज्ञानेश्वर बोले, बिल्कुल सत्य कथन है गुरुदेव। मैं अभी इसी समय राजकुमार को लेकर निकलता हूँ एवं सबको यही बताऊंगा कि मेरी बहन और बहनोई ही इसके माता पिता हैं। भानसिंह बोला, यही उत्तम रहेगा वत्स। मैं संग में एक शिष्य को भेज देता हूँ जो तुम्हें गुरुदेव तक ले जाएगा। गुरुदेव बोले, जी गुरुदेव। भानसिंह बोला, और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार भानसिंह राजकुमार को लेकर अपने बहन बहनोई के संग उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। भानसिंह अपनी बहन हीरा देवी, बहनोई खगनंग, शिष्य शंभुनाथ और राजकुमार को लेकर अनादिकल्पेश्वर के आश्रम की ओर निकले ही थे कि इधर ज्ञानेश्वर ऋषि के आश्रम में सुकेतु बाली अपनी सेना के संग राजकुमार को खोजते हुए आ पहुंचा। जब आश्रम में किसी ने भी राजकुमार के विषय में नहीं बताया तो उसने ज्ञानेश्वर ऋषि समेत सबकी हत्या करवा दी और आश्रम को अग्नि के सुपुर्द करके भाग गया। किंतु उस आश्रम से एक वीरभद्र नामक युवक भाग निकला। उसने कहीं से एक अश्व का प्रबंध किया और भानसिंह की खोज में निकल पड़ा कि वो भानसिंह को ये बता सके। ऋषि ज्ञानेश्वर अब इस संसार में नहीं रहे एवं राजकुमार के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। सुकेतु बाली किसी भी भांति राजकुमार को पाकर उसकी हत्या करना चाहता है। इसी प्रकार निरंतर यात्रा के उपरांत वीरभद्र ने भानसिंह को खोज ही लिया। वे पांचों भी अभी तक अनादिकल्पेश्वर ऋषि के आश्रम नहीं पहुंचे थे। वीरभद्र को देखते ही भानसिंह ने उससे पूछा, अरे मित्र, आप यहाँ कोई कारण है या कि तुम गुरु ज्ञानेश्वर का कोई संदेश लेकर आई हो?
अनर्थ हो गया महामंत्री जी। आपके जाते ही सुकेतुबाली अपनी सेना के संग आश्रम आ पहुंचा और उसने सबसे आपके विषय में पूछा, परंतु किसी ने भी कोई उत्तर ना दिया। तब क्रोधित होकर उसने गुरुदेव समेत सबकी हत्या करवा दी और आश्रम की सभी कुकियाओं को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। मैं तो गौशाला में रखे पुवाल में जाकर छिप गया था, इसलिए बच गया। सुकेतुबाली के जाते ही मैं शीघ्रता पूर्वक आपको ये अशुभ समाचार देने चला आया। वीरभद्र बोला। मित्र वीरभद्र, ये तो तुमने अत्यंत ही अशुभ समाचार सुनाया। ऐसा अक्षम्य अपराध करके सुकेतुबाली ने अपनी कायरता का परिचय दिया। भला निहत्थों की हत्या करना कौन सा साहस का कार्य है। अब सुकेतुबाली को उसके कर्मों का दंड तो मिलना चाहिए, तभी मेरी आत्मा तृप्त होगी। भान सिंह बोले। अब मैं कहाँ जाऊं? गुरुदेव ही मेरे सब कुछ थे, मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। मैं उन्हें जंगल में मिला था, उन्होंने और गुरु माता ने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया था। वीरभद्र बोला। घबराओ नहीं मित्र, तुम हमारे संग आ सकते हो, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। भान सिंह बोले। ये तो आपका उपकार होगा मुझ पर, यदि आप मुझे अपने संग आने को कह रहे हैं, भला इससे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वीरभद्र बोला। और सबने अनादिकल्पेश्वर के आश्रम की ओर पुनः प्रस्थान किया। चलते चलते सायंकाल हो आई थी एवं कुछ अंधेरा भी गहराने लगा था। तभी वीरभद्र ने भान सिंह से कहा, महामंत्री, क्यों ना हम सब रात्रि को यही कोई उचित स्थान देखकर विश्राम करें, प्रातःकाल यात्रा पुनः प्रारंभ कर देंगे। भान सिंह को वीरभद्र की सलाह उचित लगी और वे बोले, हाँ मित्र, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। ये स्थान विश्राम करने की दृष्टि से अति उत्तम है एवं यहाँ सरोवर भी है, जल का भी प्रबंध है। अति उत्तम, विश्राम करने हेतु ये ही स्थान उचित रहेगा। शंभुनाथ ने भी अपनी अनुमति जताते हुए कहा, किंतु राजकुमार के दुग्ध की व्यवस्था कैसे होगी? अब तो दुग्ध भी नहीं बचा है। हीरा देवी बोली। किंतु इस वन में दुग्ध कहाँ मिलेगा? गगनंग ने कहा। मैं कुछ देखता हूँ, यद्यपि कहीं कुछ मिल जाए, जब तक तुम बालक को मधु चखा दो। भान सिंह बोले। भान सिंह का इतना ही कहना था कि ना जाने कहां से एक बाण आया और वृक्ष पर जा लगा। भान सिंह ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई न दिया। किसी को कुछ भी समझ आता उससे पहले ही 2-4 बाण और वायु के वेग से उस स्थान पर आए, किंतु किसी को लगे नहीं। कदाचित वो बाण उन सभी को भयभीत करने हेतु चलाए गए थे। भान सिंह ने भी अपना धनुष तान लिया, परंतु उनके तर्कस में पर्याप्त बाण नहीं थे। उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और बाण छोड़ते रहे। जब उनके सभी बाण अपध्वस्त हो गए तो सिवाय तलवार निकालने के और कोई मार्ग नहीं रह गया। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि शत्रु के ही सैनिक हैं और सुकेतुबाली भी संग होगा, परंतु उनका अनुमान कितना सही था ये कोई नहीं जानता था। तभी मनुष्यों के किसी झुंड ने उन सबको आकर घेर लिया। अंधकार इतना घना था कि झुंड में से किसी का मुंह दिखाई ना देता था। तभी सभी ने देखा कि सामने से एक व्यक्ति हाथों में जलती हुई मशाल लेकर उपस्थित हुआ। मशाल के प्रकाश में जब सबने उस व्यक्ति का मुंह देखा तो उसके पहनावे एवं साज सज्जा को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कदाचित एक आदिवासी है। उसे देखकर एक सभी को संतुष्टि हुई कि यह सुकेतुबाली नहीं है, कदाचित वो आदिवासियों के दल का मुखिया था, क्योंकि उसने अपने मस्तक पर एक प्रकार का मुकुट धारण कर रखा था। मुखिया सबके निकट आया और उसने अपनी भाषा में पूछा कि तुम लोग कौन हो और हमारे वन में क्या कर रहे हो? परंतु किसी को भी उसकी भाषा समझ नहीं आई सिवाय वीरभद्र के, क्योंकि वीरभद्र ज्ञानेश्वर ऋषि के संग वन में ही वास करता था। यदा कदा वहां वनवासी आते रहते थे, इसलिए वीरभद्र को उनकी भाषा आती थी। वीरभद्र ने आदिवासियों के मुखिया के प्रश्न सुने तो उनका उत्तर देने लगा। वो उनकी ही भाषा में बोला, जी महाराज, ये नन्हा बालक सूरजगढ़ राज्य का राजकुमार है। इनके प्राण संकट में है। इनके काका श्री इनके माता पिता को तोता और मैना में परिवर्तित करके अपने संग बंदी बनाकर ना जाने कहां ले गए हैं। इस बालक के प्राणों की रक्षा हेतु इन्हें हम उत्तर दिशा में रहने वाली ऋषि अनादि कल्पेश्वर के आश्रम लेकर जा रहे हैं। मार्ग में रात्रि हो गई तो हम सभी ने इस स्थान पर विश्राम करने का सोचा। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम सभी इस स्थान पर ठहर सकते हैं? आदिवासियों के मुखिया ने जब वीरभद्र की बात सुनी तो उन्हें उन सभी पर दया आ गई और उन्होंने अपने आदिवासी साथियों से कहा कि इन सबको मुक्त कर दो, और सभी को मुक्त कर दिया गया। तब सभी ने हाथ जोड़कर आदिवासियों के राजा को आभार प्रकट किया। तब वीरभद्र ने बारी बारी से सभी के नाम बताए। आदिवासी मुखिया ने अपना नाम वनराज बताया। उसने कहा कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ एवं यहाँ हो रही गतिविधियों पर दृष्टि रखना मेरा कर्तव्य है।
मेरे कारण जो आप सभी को कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी से अपरिचित था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई हमारे वन को हानि पहुंचाने आया है और उसने हाथ जोड़कर सभी से क्षमा मांगी। तभी वीरभद्र बोला, हमें कोई भी कष्ट नहीं हुआ वनराज, ये तो आपका कर्तव्य था। अपने वन और वनवासियों की रक्षा करना आपका धर्म है। अत्यधिक आभार आप सबका। आप सभी यहाँ नहीं, हमारे निवास स्थान पर विश्राम करें, हमें प्रसन्नता होगी। वनराज बोला, जी आपका अत्यधिक आभार। इस बालक के लिए दुग्ध चाहिए था, न जाने ये कब से भूखा है। वीरभद्र बोला, ठीक है, आप सभी हमारे निवास स्थान चलिए, वहां सभी वस्तुओं का प्रबंध हो जाएगा। वनराज बोले। सभी जन वनराज के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां के सभी जनों ने सबका भव्य स्वागत किया। नन्हे बालक को भी दुग्ध मिल गया। रात्रि को सभी ने विश्राम किया और प्रातःकाल वनराज ने सबको प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। संग में कुछ ऐसी वस्तुएं भी दे दी जो यात्रा में प्रयोग की जा सके। उन्होंने बालक के दुग्ध हेतु एक बकरी भी दी जो सरलता से रथ में आ सकती थी। वनराज की पत्नी ने भी हीरा देवी को एक बहन की भांति स्नेह किया तथा उपहार स्वरूप कुछ आभूषण भी भेंट किए और इस प्रकार वे सभी पुनः अनादि कल्पेश्वर के आश्रम हेतु चल पड़े। मार्ग में कोई बाधाएं नहीं आईं एवं वे सभी सरलता पूर्वक अनादि कल्पेश्वर के आश्रम पहुंच गए। वे सभी अनादि कल्पेश्वर ऋषि से मिले एवं उन्होंने सारी बात ऋषि को बता दी। ऋषि अनादि कल्पेश्वर ने अपनी तांत्रिक शक्तियों द्वारा ज्ञात किया कि महाराज सोनभद्र एवं महारानी विजय लक्ष्मी किसी समुद्र की तलहटी के जलमहल में बंदी है एवं उन्हें खोज पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वो भी अपनी शक्तियों द्वारा उस स्थान को ज्ञात करने में असफल रहे। ये सुनकर भानसिंह गहरी सोच में पड़ गए। किस प्रकार महाराज और महारानी को खोजा जाए? ये राजकुमार उनकी धरोहर है एवं मैं किस प्रकार शत्रुओं से इसकी रक्षा करूं? मुझे तो कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा। मैं किस प्रकार राजकुमार सहस्त्रबाहु को, उनका राज्य और उनके माता पिता को वापस उनके समीप ला पाऊंगा? हे ईश्वर, ये किस दुविधा में डाल दिया है मुझे, कृपया कोई मार्ग सुझाएं। ऋषि अनादि कल्पेश्वर ने भानसिंह से कहा, वत्स, अब तुम सब इसी आश्रम में रह सकते हो, क्योंकि इस स्थान के सिवाय तुम सबके लिए और कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहेगा। यहाँ राजकुमार भी सुरक्षित रहेंगे और उनका पालन पोषण भी इसी स्थान पर उचित प्रकार से हो सकता है, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। गुरुदेव, भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? आपकी छत्र छाया में राजकुमार का पालन पोषण होगा। आप उसे तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण बनाएंगे और धनुर्विद्या मैं उसे निपुण बनाऊंगा। भानसिंह बोले, तो यही उचित रहेगा। मैं राजकुमार की माँ एवं मेरे पति राजकुमार के पिता कहलाएंगे। हम महाराज और महारानी की धरोहर का हम भली भांति ध्यान रखेंगे। ये हम पति पत्नी प्रतिज्ञा लेते हैं। हीरा देवी बोली। इस प्रकार राजकुमार का पालन पोषण अनादि कल्पेश्वर ऋषि के आश्रम में होने लगा। राजकुमार सहस्त्रबाहु अनादिकलेश्वर ऋषि के आश्रम में बिल्कुल सुरक्षित थे। कोई भी वशीकरण शक्तियां उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती थी। उनकी रक्षा के लिए महामंत्री भानसिंह सदैव तत्पर थे और मां हीरा देवी तथा पिता घगनन उन्हें पुत्र सही दुलार दे रहे थे। इधर वीरभद्र को एक ऋषि कन्या से प्रेम हो गया। उसने ये बात भानसिंह से कही एवं भानसिंह ने उस ऋषि कन्या केतकी का विवाह वीरभद्र से करवा दिया एवं शंभुनाथ को राजा वनराज के सेवकों में से एक सेविका भागी थी जिसका नाम मधुमती था। इसलिए भानसिंह ने वनराज को यह संदेशा भेजा कि यदि आप मधुमती और शंभुनाथ के संबंध हेतु इच्छुक हो तो शीघ्र ही मुझे सूचित करें। वनराज को यह प्रस्ताव उचित लगा एवं उन्होंने शीघ्रता से इस संबंध को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें भी लगा कि यह संबंध होने से भानसिंह से उनका व्यवहार अत्यधिक गहरा होता जाएगा। इस प्रकार वीरभद्र की वधू केतकी एवं शंभुनाथ की वधू मधुमती बन गई। अब सब प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। 2 वर्षों के भीतर केतकी ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सोनमयी रखा एवं मधुमती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने वीर प्रताप रखा। अब तीनों बालक शनैः शनैः बड़े हो रहे थे। तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते, किंतु तीनों में प्रेम भी अत्यधिक था। इधर भानसिंह महाराज सोनभद्र और महारानी विजय लक्ष्मी को खोजने के प्रयास में निरंतर प्रयासरत रहे, किंतु कोई सफलता न मिली। जो भी जहां का ठिकाना बता देता तो भानसिंह महाराज और महारानी को खोजते वहीं पहुंच जाते। उन्होंने स्वयं से राजकुमार सहस्त्रबाहु की रक्षा का वचन लिया था एवं इस वचन के कारण उन्होंने विवाह न करने का प्रण लिया। इसी प्रकार तीनों बालक बाल्यकाल को त्याग कर युवावस्था में पहुंच गए। सहस्त्रबाहु एवं वीर प्रताप में गहरी मित्रता थी। किसी भी संकट में वह सदैव एक संग ही रहते।
भान सिंह ने दोनों को युद्ध विद्या में निपुण बना दिया था। वैसे सोनमई भी युद्ध कला में निपुण थी, परंतु उतनी नहीं जितना कि सहस्त्रबाहु एवं वीर प्रताप। सोनमई तो बस वीर प्रताप एवं सहस्त्रबाहु से झगड़ती रहती। वे दोनों भी उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते, क्योंकि वो उसे अपनी बहन की भांति ही मानते थे। सोनमई भी उनके लिए भी भांति भांति के व्यंजन तैयार करती रहती, क्योंकि उसे नाना प्रकार के व्यंजन पकाने में अत्यधिक रुचि थी। इसलिए सदैव अपने दोनों भाइयों को भोजन पकाकर खिलाती रहती। सहस्त्रबाहु आयु में बड़ा था, इसलिए सोनमई एवं वीर प्रताप को दोनों की बात माननी पड़ती। तीनों बच्चे सुभाषी, सुशील एवं व्यवहार कुशल थे। तीनों का आपस में भी अत्यधिक प्रेम था। तीनों भाई बहन एक दूसरे के बिन कभी भोजन न करते थे। एक रोज सहस्त्रबाहु एवं वीर प्रताप वन में आश्रम के लिए कुछ फल लाने गए। तभी सहस्त्रबाहु ने किसी नव युवती को चिल्लाते हुए सुना। नव युवती का दीर्घ स्वर सुनकर उसने वीर प्रताप से कहा, वीर वीर, तुझे कुछ सुनाई दिया? ना भ्राता, मैंने तो कुछ नहीं सुना। वीर प्रताप बोला। अरे मूर्ख, ध्यान से सुन। सहस्त्रबाहु बोला। होगा कोई वन्यजीव, हमें क्या लेना देना? वीर प्रताप बोला। कैसी बातें कर रहा है रे तू? तुझे क्या मधु काकी ने यही सिखाया है? सहस्त्रबाहु बोला। क्या कहते हो भ्राता? भला अब ये बात कहां से आ गई? वीर प्रताप ने पूछा। तो बात ही ऐसी कर रहा है, चल उस दिशा में जाकर देखते हैं कि क्या बात है। कौन चिल्ला रहा है? सहस्त्रबाहु बोला। हाँ भ्राता, चलिए, वीर प्रताप बोला। दोनों जन उस दिशा की ओर गए जहां से उस युवती का दीर्घ स्वर सुनाई दे रहा था। दोनों ने वहां जाकर देखा तो एक युवती को कोई घोड़े पर अपहरण करके ले जा रहा था एवं वो युवती सहायता हेतु बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। दोनों ने उस युवती को बचाने का सोचा एवं अपनी अपनी तलवारें निकालकर उस युवती की सहायता हेतु उस अपहरणकर्ता पर प्रहार किया। ये देखकर वो अपहरणकर्ता क्रोधित हो उठा। उसने अपने घोड़ी को खींचकर अंकुश लगाया। घोड़ा अपने स्थान पर खड़ा हो गया और अपनी तलवार निकाल उसने भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर के प्रयास के उपरांत उसे सहस्त्र और वीर ने पराजित कर दिया। अपनी हार देखकर वो अपहरणकर्ता घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। वो नवयुवती एक ओर खड़े होकर ये सब देख रही थी। जब अपहरणकर्ता भाग गया तो वीर एवं सहस्त्रबाहु उस युवती के निकट आकर बोले, आप ठीक हैं देवी जी? वीर ने पूछा। जी, मैं ठीक हूं, उस युवती ने उत्तर दिया। ये कौन था एवं आपको लेकर कहां जा रहा है? सहस्त्रबाहु ने पूछा। जी, मैं सूरजगढ़ के राजा सुकेतुबाली की पुत्री नीलमणि हूं। मैं अपने राजोपवन में विहार कर रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि पिता महाराज का कोई शत्रु उपवन में छिपकर बैठा है। उसने सबकी दृष्टि बचाकर मेरे मुंह पर हाथ रखा एवं मेरा अपहरण करके ले आया। सभी सैनिकों को जब तक सूचना मिली होगी तब तक वो मुझे यहाँ इतनी दूर ले आया। मैं सहायता हेतु उच्च स्वर में चिल्लाती रही, किंतु कोई भी मेरी सहायता हेतु न आया। आप लोगों का मैं इस सहायता हेतु कैसे आभार प्रकट करूं? कुछ समझ नहीं आता, नीलमणि बोली। इसमें आभार की क्या बात है? राजकुमारी नीलमणि, ये तो हमारा कर्तव्य था, वीर प्रताप बोला। जी, आप दोनों ने मेरे प्राणों की रक्षा की, पुनः एक बार धन्यवाद। राजकुमारी नीलमणि ने दोनों का हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। अब आप अपने राजमहल कैसे जाएंगी? क्योंकि अभी तो रात्रि होने वाली है, सहस्त्रबाहु बोला। जी, ये तो मैं नहीं जानती कि अब क्या करूंगी, नीलमणि बोली। तो क्यों ना आज रात्रि आप हमारे आश्रम में विश्राम करें, वीर प्रताप बोला। जी, किंतु आपके आश्रमवासी तो कोई विरोध नहीं करेंगे, नीलमणि ने पूछा। जी, हमारे आश्रमवासी तो अत्यधिक दयालु है, वे कोई भी विरोध नहीं करेंगे, वीर प्रताप बोला। जी, राजकुमारी नीलमणि, आप हमारे संग चलिए, क्योंकि केवल यही मार्ग शेष है, सहस्त्रबाहु बोला। जी, धन्यवाद। चलिए, मैं आपके आश्रम ही चलती हूँ। और इतना कहकर राजकुमारी नीलमणि दोनों के संग आश्रम की ओर चल पड़ी। मार्ग में वीर राजकुमारी नीलमणि को स्नेहमयी दृष्टि से देखता जा रहा था। अत्यधिक ध्यानपूर्वक वो उसके रूप के दर्शन कर रहा था। नीलमणि के कमर तक के लंबे केश, उभरा मस्तक, धनुषाकार भौहें, सुंदर से बड़े बड़े भूरे नयन, कमल समान होठ, सुराहीदार ग्रीवा एवं पतली कमर, नील वर्ण के वस्त्रों में सच में वो नीलमणि लग रही थी। नीलमणि के रूप ने वीर को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सहस्त्रबाहु ने वीर प्रताप को आतुर दृष्टि से नीलमणि को देखते देखा तो उसने मन में सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि वीर को ये कन्या भा गई। कदाचित प्रथम दृष्टि का प्रेम इसे ही कहते हैं। प्रसन्नता हुई ये देखकर कि मेरे भाई को उचित कन्या के दर्शन हो गए,
किंतु ये तो राजकुमारी है, क्या ये आश्रम में रहने वाले युवक का प्रेम स्वीकार करेंगी? ऐसा तो नहीं, वीर गलत मार्ग पर जा रहा है। सहस्त्रबाहु ये सब सोच ही रहा था कि आश्रम आ गया। तभी वीर बोला, लीजिए राजकुमारी जी, हमारा आश्रम आ गया। तभी सहस्त्रबाहु ने अपनी मां को पुकारा, मां देखो तो कौन आया है। क्या हुआ रे? हीरा देवी ने अपनी कुटिया से बाहर आकर पूछा। इन्हें देखो, सहस्त्रबाहु ने कहा। हीरा देवी ने नीलमणि की ओर एक आश्चर्य भरी दृष्टि डाली और सहस्त्रबाहु से पूछा, कौन है रे ये? किसे ले आया? मां, ये सूरजगढ़ की राजकुमारी नीलमणि है। इनके पिता सुकेतुबाली वहां के राजा है। सहस्त्रबाहु ने उत्तर दिया। ये सुनकर हीरा देवी के हृदय को एक क्षीण सा आघात लगा। उसने सोचा, इतने वर्षों से सहस्त्र को जिन लोगों से दूर रखा, वो पुनः घूमकर उसके निकट आ पहुंचे, किंतु अब मैं क्या करूं? हीरा देवी ये सोच ही रही थी कि तभी वीर ने कहा, कहां खो गई काकी? मानता हूं कि राजकुमारी सुंदर है, किंतु आप तो उनके रूप में ही खो गई। वीर की बात सुनकर राजकुमारी शर्मा गई। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि राजकुमारी जी इस कुटिया में कैसे रहेगी। हीरा देवी बोली, तो और कोई मार्ग भी नहीं है? वो कहाँ रहेंगी? आज रात्रि वो इसी आश्रम में ही ठहरेगी। मैं सोनमई को बुलाकर उससे कह देता हूँ कि वो इन्हें अपने संग ले जाए और इन्हें जो भी वस्तुओं की आवश्यकता हो ये उनसे कहे। आज रात्रि राजकुमारी सोनमई के संग ही रहेंगी, प्रातः सोचेगी कि क्या करना है। सहस्त्रबाहु बोला, हाँ यही उचित रहेगा। वीर ने शीघ्रता से उत्तर दिया। हाँ मैं जानता हूं, मेरे अनुज, सहस्त्रबाहु ने कुटिल मुस्कान के संग कहा। तभी वीर ने अपने मन की बात छुपाते हुए सोनमई को पुकारा। सोनमई, ओ सोनमई, तनिक सुन तो बहना। क्या है? क्षण क्षण में सोनमई सोनमई पुकारते रहते हो, क्या मैं तुम्हारी कोई दासी हूं? सोनमई ने अपनी कुटिया के बाहर आते हुए कहा, किंतु एक ही क्षण में वो भी नीलमणि को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। नीलमणि को देखते ही सोनमई बोली, ये अप्सरा धरती पर क्या कर रही है? अरे बहना, ये अप्सरा नहीं, सूरजगढ़ राज्य की राजकुमारी नीलमणि है। वीर प्रताप बोला, ओह, इनकी सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई अप्सरा हो। सोनमई बोली, जा सोनमई, इन्हें अपनी कुटिया में ले जा। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो पूछ लेना। आज रात्रि ये हमारे यहां ही विश्राम करेंगी। सहस्त्रबाहु बोला, जी भ्राता, अवश्य आपके आदेश का पालन होगा। मैं इनका ध्यान रखूंगी। आइए राजकुमारी जी, आइए आइए, सोनमई ने नीलमणि से कहा। और नीलमणि सोनमई के संग कुटिया के भीतर चली आई। कुटिया के भीतर आते ही सोनमई ने बिछाना बिछाते हुए नीलमणि से कहा, लीजिए राजकुमारी जी, आप इस बिछाने पर विराजिए। सोनमई, मुझे राजकुमारी मत कहो, मैं तो तुम्हारी सखी हूं। नीलमणि ने सोनमई से कहा, मेरी जैसी ऋषि आश्रम में रहने वाली कन्या को आपने अपनी सखी बनाने के योग्य समझा, ये तो आपकी महानता है। सोनमई बोली, ऐसा मत कहो सखी, ये महानता नहीं मानवता है। जैसे आपके भाइयों ने मेरी सहायता भी तो मानवतावश ही तो की थी। नीलमणि बोली, मेरे भाई तो हैं ही दयालु एवं बड़े हृदय वाले। सोनमई बोली, वो तो आज मुझे ज्ञात हो गया, इसलिए तो मैंने उन पर विश्वास किया, तभी तो मैं उनके साथ यहाँ चली आई। नीलमणि बोली, अच्छा राजकुमारी, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सोनमई ने पूछा। पुनः राजकुमारी ने कहा, मैंने कहा ना कि सखी बोलो, या तुम मेरा नाम भी ले सकती हो। नीलमणि बोली, अच्छा नील, कुछ चाहिए तुम्हें? सोनमई ने पुनः पूछा। हाँ सखी, इन वस्त्रों और आभूषणों में विश्राम न कर पाऊंगी, कुछ आरामदायक वस्त्र मिल जाते तो अच्छा होता। नीलमणि बोली, तुम कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए स्वच्छ एवं आरामदायक वस्त्रों का प्रबंध करती हूँ। और इतना कहकर सोनमई कुटिया के बाहर चली गई। सोनमई के बाहर जाते ही वीर प्रताप कुटिया के भीतर आकर बोला, राजकुमारी जी, आप भोजन में क्या ग्रहण करेंगी? कृपया बताने का कष्ट करें, मां ने पूछवाया है। वह कह रही थी कि शीघ्र ही पका देंगी। जी, मैं वही खा लूंगी जो आप लोग खाते हैं। नीलमणि बोली, आप तो एक राजकुमारी है, आप हम आश्रम वासियों का भोजन कैसे ग्रहण कर सकती है? वीर प्रताप बोला, क्यों, क्या मैं मानव नहीं हूं? क्या मैं किसी अन्य ग्रह से आई हूं? जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं मैं कब से देख रही हूं। आपने राजकुमारी राजकुमारी पुकार पुकार के मेरे मस्तिष्क को असंतुलित कर दिया है। अब भोजन के लिए पूछने चले आए। मानती हूं कि आपने मेरी सहायता की है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है
कि आप हर क्षण मुझे यही अवगत कराते रहे कि आपने मेरी सहायता की है एवं मैं एक राजकुमारी हूँ। नीलमणि क्रोधित होकर बोली, परंतु राजकुमारी, मेरा यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। आपको कोई भ्रम हुआ है। वीर प्रताप बोला, तो क्यों आप मुझे राजकुमारी राजकुमारी कह कह के लज्जित कर रहे हैं? अभी आप लोग बाहर भी यही कह रहे थे, अभी सोनमयी भी यही कह रही थी, और आप पुनः वही राजकुमारी राजकुमारी वाला वार्तालाप लेकर बैठ गए। मैंने अपना नाम बताया ना आपको, तो आप मुझे नीलमणि कहकर क्यों नहीं पुकारते? नीलमणि क्रोधित होकर इतना कुछ कह गई। क्षमा कीजिए नीलमणि जी, आपको मेरी बात इतनी बुरी लगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। वीर प्रताप बोला। पुनः वही नीलमणि जी, आप मुझे नीलमणि नहीं कह सकते। नीलमणि बोली। ये सुनकर वीर प्रताप भयभीत हो उठा और नीलमणि से बोला, नीलमणि, तो अब मैं जाता हूं। और इतना कहकर वो जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर नीलमणि ने मन में सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोधवश मैंने कुछ अधिक ही बोल दिया। और तभी उसने वीर प्रताप को रोकते हुए कहा, वीर सुनो, माँ से कहना वह जो भी प्रेम से पकाएगी मैं खा लूंगी। महलों में रहती आई हूं तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि मैं सदैव 56 भोग ही करती हो। मैं अत्यधिक साधारण विचारों वाली हूं और साधारण भोजन ग्रहण करना ही भाता है। मुझे समझे। अभी जो क्रोधवश मैंने जो कुछ भी कहा, कृपया उसे हृदय पर मत लेना। मेरा स्वभाव ऐसा ही है। ये सुनकर वीर प्रताप के मुंह पर मुस्कुराहट प्रकट हुई और अपना सिर खुजलाते हुए वो चला गया। वीर प्रताप मुस्कुराता हुआ कुटिया के बाहर निकला तो सहस्त्रबाहु ने उसे देख लिया एवं पूछा, अच्छा, तो महाशय राजकुमारी के दर्शन करने गए थे? ऐसा प्रतीत होता कि मार्ग में निहारते निहारते मन न भरा। भ्राता, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं उनसे केवल भोजन हेतु पूछने गया था। वीर प्रताप बोला। मेरे प्रिय अनुज, क्या मैं तुमको मूर्ख दिखाई देता हूं? सहस्त्रबाहु बोला। ना भ्राता, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वीर प्रताप बोला। अनुज, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी पर तुम अपना हृदय हार बैठे हो? सहस्त्र ने पूछा। ना भ्राता, वो राजकुमारी है, मेरा और उनका मेल भला कैसे हो सकता है? वीर प्रताप बोला। ठीक है भाई, तुम जाओ, अपना कार्य करो, मैं भी कहा तुमसे इस विषय पर बात करने चला आया। सहस्त्रबाहु बोला। भ्राता, मैं जाता हूं, नीलमणि के भोजन का प्रबंध जो करना है। वीर प्रताप बोला। राजकुमारी से, नीलमणि, क्या बात है? ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यधिक प्रगति पर हो। चलते चलो, एक ना एक दिन अवश्य अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। सहस्त्रबाहु बोला। भ्राता, आप भ्रमित हो रहे हैं। वीर प्रताप बोला। भ्रम और मुझको? सहस्त्रबाहु बोला। हाँ भ्राता, हाँ। वीर प्रताप बोला। अनुज, अब मेरा मस्तिष्क असमंजस में है, कृपया जाओ यहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाए। सहस्त्रबाहु बोला। जी, मैं जा रहा हूं और भोजन करने अवश्य आ जाना। जाते हुए वीर प्रताप बोला। हाँ, आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। सहस्त्रबाहु बोला। इधर सोनमयी कुछ वस्त्र लेकर नीलमणि के समीप पहुंची और बोली, लो नील, अपने वस्त्र बदल लो एवं अपने अमूल्य आभूषणों को उतार कर इस लकड़ी के संदूक में रख देना। इस संदूक में सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सखी, मैं बदल लेती हूँ। नीलमणि बोली। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए हाथ मुंह धोने के लिए जल भर देती हूँ। तुम बाहर आकर अपने हाथ मुंह धो लो, इसके उपरांत भोजन करने चलेंगे। सोनमयी इतना कहकर बाहर आ गई और कुछ समय पश्चात जल भरकर बोली, नील, बाहर आ जाओ, जल भर दिया है। आती हूँ सखी। इतना कहकर नीलमणि बाहर आई और नीलमणि को साधारण वस्त्रों में देखकर सोनमयी बोली, सखी, तुम तो इन वस्त्रों में भी अप्सरा प्रतीत होती हो। तुम इतनी रूपवती हो कि कुछ भी धारण कर लो, सुंदर ही दिखती हो। सोनमयी, तुम तो मेरी यूं ही प्रशंसा कर रही हो। नीलमणि बोली। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, इसके उपरांत भोजन करने चलते हैं। आज तुम्हारे लिए भोजन मधुमती काकी ने पकाया है, हमें उनकी ही कुटिया में जाना होगा। सोनमयी बोली। नीलमणि ने अपने हाथ मुंह धोए और दोनों मधुमती की कुटिया के निकट पहुंची, जहां वीर प्रताप और सहस्त्रबाहु दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। चारों कुटिया के भीतर गए। सोनमयी सबके समक्ष पत्रक रखकर भोजन परोसने लगी। भोजन परोसने के पश्चात सभी भोजन करने लगे। कुटिया में दीपक का धूमिल सा प्रकाश था एवं चूल्हे की अग्नि का ही प्रकाश अधिक था। चूल्हे के प्रकाश में नीलमणि का सोने सा वर्ण अत्यधिक सुनहरा दिख रहा था। उसके कपोलों को चूमती हुई अलके अत्यधिक आकर्षित लग रही थी।
उसके कमल समान अधर एक अलग ही छठा बिखेर रहे थे। नीलमणि का रूप पुनः वीर प्रताप को आकर्षित करने लगा। वीर प्रताप की दृष्टि भोजन पर कम एवं नीलमणि पर अधिक थी और ये सब सहस्त्रबाहु देख रहा था। अब तो सहस्त्रबाहु को पूर्ण विश्वास हो गया था कि अनुज वीर को नीलमणि से अवश्य ही प्रेम हो गया है। रात्रि को सोनमयी एवं नीलमणि अपने अपने बिछौने पर आकर लेटकर बातें करने लगी। सोनमयी बोली, और सखी, तुम्हारे महल में तो बहुत से दास दासियां होंगे, तुम स्वयं तो कोई कार्य करती ना होगी। हाँ सखी, जैसी तुमने कल्पना कर रखी है वैसा कुछ भी नहीं है। महलों में केवल बाह्य आकर्षण ही होता है, उसकी सुंदरता कभी भीतर जाकर देखो, वो तुम्हें सुंदर नहीं दिखेगा। कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए मुझे यहाँ अत्यधिक आनंद आ रहा है। मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, यहाँ सब मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वहाँ मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मेरी माता भी मुझे छोड़कर जा चुकी है एवं मेरे पिता महाराज का व्यवहार उनकी प्रजा के लिए निंदनीय है। वे अत्यधिक क्रूर प्रवृत्ति के हैं। वे अपने स्वार्थ हेतु किसी के भी प्राण हर लेते हैं। मैं ये देखकर अत्यधिक दुखी हो जाती हूँ। वहाँ महल में कोई ऐसा भी एक कांधा नहीं है जिस पर सिर रख के मैं अपना दुखड़ा रो सकूं। ये कहते कहते नीलमणि की आंखें भर आई। ये कैसी बातें कर रही हो सखी? इसका तात्पर्य है कि तुम वहां प्रसन्न नहीं हो? सोनमयी ने पूछा। हाँ सखी, कितना अच्छा हो कि मैं यहाँ सदैव के लिए रह जाऊं, नीलमणि बोली। परंतु तुम्हारे पिता महाराज, वे कुछ न कहेंगे? सोनमयी बोली। उन्हीं का तो भय है, नीलमणि बोली। सखी, अभी तुम विश्राम करो, इस विषय पर और कभी बात करेंगे, सोनमयी बोली। इस तरह दोनों सखियों के मध्य वार्तालाप चलता रहा। उधर अपनी कुटिया में सहस्त्रबाहु एवं वीर प्रताप विश्राम कर रहे थे। सहस्त्रबाहु ने वीर प्रताप से पूछा, तो भा ही गई नीलमणि? भ्राता, अब क्या कहूं? हृदय मस्तिष्क की बात नहीं सुन रहा है, वीर प्रताप बोला। किंतु वह एक राजकुमारी है, सहस्त्रबाहु बोला। मुझे ज्ञात है भ्राता, वीर प्रताप बोला। अच्छा, अभी विश्राम करो, प्रातः इस विषय पर चर्चा करेंगे, सहस्त्रबाहु बोला। और दोनों भाई विश्राम करने लगे। प्रातः काल हो चुकी थी, परंतु अभी तक सूर्य की किरणों ने अपनी छटा नहीं बिखेरी थी। वो बस इस प्रतीक्षा में थी कि सूर्य उन्हें कब आदेश दे एवं वे अपने प्रकाश को इस संसार में प्रसारित कर दें। अभी आकाश पर चंद्रमा का ही राज था। वृक्षों पर बैठे खगों का कलरव सुनाई दे रहा था। वन के वृक्षों के पत्रों पर अभी भी पारदर्शी ओस की बूंदें नृत्य कर रही थी। सर्वप्रथम केतकी जागी एवं सोनमयी की कुटिया के निकट आकर बोली, सोनमयी, ओ सोनमयी पुत्री, स्नान का समय हो गया है। नीलमणि को स्नान हेतु सरोवर के निकट ले जाओ, अन्यथा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सोनमयी ने जैसे ही अपनी मां केतकी का स्वर सुना तो शीघ्रता से जाग उठी एवं अपनी मां को उत्तर दिया, हाँ मां, मैं जाग चुकी हूं, तुम चिंतित ना हो। सोनयमी का उत्तर सुनकर केतकी अपनी कुटिया में लौट आई। केतकी के जाने के उपरांत सोनमयी ने नीलमणि को जगाते हुए कहा, नील सखी, नीलमणि जागो, देखो भोर हो गई है। सोनमयी की बात सुनकर नीलमणि अगड़ाई लेते हुए जाग उठी और बोली, भोर हो गई क्या सखी? हाँ प्रिय, जागो, सरोवर पर स्नान करने जाना होगा, नहीं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर सरोवर पर स्थान नहीं मिलता, सोनमयी बोली। नीलमणि ने कुटिया के छोटे से वातायन से देखा तो बोली, परंतु सखी, अभी अंधेरा है। ना सखी, भोर हो चुकी है, तुम्हें खगों का कलरव सुनाई नहीं दे रहा, सोनमयी बोली। हाँ, खग तो बोल रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि सच में भोर हो गई है। चलो, मैं भी उठती हूँ। वैसे कितने दूर है सरोवर? नीलमणि ने पूछा। निकट ही है, बड़े से बरगद के समीप, सोनमयी बोली। दोनों सखियां अपने अपने वस्त्र लेकर स्नान हेतु सरोवर की ओर चल पड़ी। उन दोनों ने अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि एकाएक घुड़सवार वायु के वेग से आया और चलते घोड़े पर से ही नीलमणि को उठाया, घोड़े पर बैठाया एवं ना जाने कहां भाग गया। सोनमयी केवल चिल्लाने के सिवाय और कुछ न कर सकी। वो शीघ्रता से सूचना देने कुटिया की ओर भागी। उसने अपने अपने निवास स्थान पर चिल्लाकर कहा, राजकुमारी नीलमणि का कोई अपहरण करके ले गया, उसके प्राण संकट में है। उसकी आवाज सुनकर सहस्त्रबाहु अपनी कुटिया के बाहर आया। उसे सारी घटना के विषय में ज्ञात होते ही उसने शीघ्र ही वीर प्रताप को जगाकर कहा, वीर, जागो, राजकुमारी का कोई अपहरण करके ले गया है, हमें शीघ्रता से उन्हें खोजने जाना होगा। परंतु कैसे? कुटिया से कोई उन्हें अपहरण करके ले गया? किसने इतना साहस आ गया? वीर प्रताप बोला। कुटिया से नहीं,
वो एवं सोनमयी स्नान हेतु सरोवर पर जा रही थी, तभी यह घटना घटित हुई। सहस्त्रबाहु बोला, चलिए भ्राता, शीघ्र ही राजकुमारी की खोज में चलते हैं। वीर प्रताप बोला, मैं सोच रहा था कि क्यों न सर्वप्रथम गुरुदेव अनादि कल्पेश्वर की सहायता ले। हो सकता है कि वह अपनी शक्तियों द्वारा ये ज्ञात कर सके कि राजकुमारी को वो अपहरणकर्ता किस दिशा में ले गया है। सहस्त्रबाहु बोला, आपका सुझाव तो अच्छा है, किंतु क्या गुरुदेव हमारी सहायता करेंगे? वीर प्रताप ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, अवश्य वो हमारी सहायता करेंगे। सहस्त्रबाहु बोला, तो विलंब किस बात का, चलिए शीघ्र ही उनके पास चलते हैं। वीर प्रताप बोला। तभी सोनमयी भी उनकी कुटिया में आ पहुंची और बोली, आप लोगों के संग मैं भी जाऊंगी। परंतु क्यों सोनमयी, तुम्हारे ऊपर भी तो कोई संकट आ सकता है। वीर प्रताप बोला, मुझे किसी संकट की चिंता नहीं, क्योंकि वो मेरी भी तो सखी है। सोनमयी बोली, ठीक है, तुम भी चल सकती हो। सहस्त्रबाहु बोला, किंतु भ्राता, इसे कहां संभालते रहेंगे? वीर प्रताप बोला, मैं स्वयं को संभाल सकती हो एवं आवश्यकता पड़ने पर आपको भी। सोनमयी बोली, अच्छा, समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं, शीघ्र ही गुरुदेव के पास चलते हैं। सहस्त्रबाहु बोला, और सब गुरुदेव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ज्ञात किया कि नीलमणि कहाँ है। गुरु अनादि कल्पेश्वर बोले, वो सदाबहार वन की ओर की गई है, एवं जो उसका अपहरण करके ले गया है वो नीलमणि का शत्रु नहीं है, वो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कदाचित उसकी कोई समस्या है जिसके कारण उसने नीलमणि का अपहरण किया है। तुम लोग सदाबहार वन की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करो एवं उस व्यक्ति की समस्या ज्ञात करने का प्रयास करो। जी गुरुदेव, आपका अत्यधिक आभार सहायता है। तो सहस्त्रबाहु बोला, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के संग है, अब शीघ्र ही तुम लोग जाओ। गुरु अनादि कल्पेश्वर बोले, और शीघ्र ही सबने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर सदाबहार वन के लिए प्रस्थान किया। तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार सदाबहार वन की ओर चले जा रहे थे। उन्हें शीघ्र नीलमणि के पास पहुंचना था। कुछ ही समय पश्चात वो सदाबहार वन पहुंच भी गए, किंतु नीलमणि कहाँ है ये किसी को भी ज्ञात नहीं था। तीनों ने संग संग नीलमणि को खोजना प्रारंभ किया। कुछ समय खोजने के उपरांत भी नीलमणि कहीं न मिली। तब वीर प्रताप बोला, नीलमणि को खोजते खोजते तो मुझे प्यास लगाई है, चलो कहीं जल खोजते हैं। भ्राता वीर, आपका तो ऐसा ही है, जब कोई आवश्यक कार्य होता है तो आपको कहीं भूख लग जाती है या आपको प्यास लग जाती है। सोनमयी बोली, सोनमयी, अपने शब्द वापस लो, इस समय भी तुम्हें परिहास की सोच रही है। वीर प्रताप बोला, तो क्या करो, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। सोनमयी बोली, नील की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी है, समझी प्रिय बहना। वीर प्रताप बोला, ओहो राजकुमारी से नील, भ्राता क्या हो रहा है? कहीं ये प्रेम व्रेम जैसा तो कुछ नहीं है। सोनमयी बोली, क्यों, तुझे क्यों बताऊं? वीर प्रताप बोला, अच्छा, अपने हृदय की पीड़ा सीधे राजकुमारी नीलमणि को सुनाई जाएगी। सोनमयी बोली, तो कुछ अधिक ही अनुमान लगा रही है। वीर प्रताप बोला, मैं एकदम सही अनुमान लगा रही हूँ। रात को भोजन करते समय मैंने सब देखा था। आपकी दृष्टि भोजन में कम राजकुमारी के सुंदर मुखड़े पर अधिक थी। सोनमयी बोली, हाथ ही मेरी दृष्टि राजकुमारी के मुखड़े पर बोल क्या करेंगी? वीर प्रताप बोला, आ गई ना हृदय की बात जिह्वा पर, मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ है। सोनमयी बोली, सहस्त्र भ्राता, देखिए ना ये कैसी बातें करती है। वीर प्रताप ने सहस्त्र से उलाहना देते हुए कहा, क्यों, सही तो कह रही है। सहस्त्रबाहु बोला, भ्राता अब आप भी। वीर प्रताप बोला, क्यों, ये सत्य नहीं है कि राजकुमारी तुम्हें भाग गई है? सहस्त्रबाहु बोला, तीनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि उन्हें कुछ स्वर सुनाई दिया। वो तीनों उस दिशा में अपने घोड़े पर सवार होकर भागे और उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां राजकुमारी नीलमणि एक वृक्ष से बंधी थी और एक व्यक्ति से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। तीनों को वहां देखकर उस व्यक्ति ने वहां से भागने का प्रयास किया, किंतु सहस्त्रबाहु ने उसे शीघ्रता से पकड़ लिया एवं वीर प्रताप ने नीलमणि की रस्सी खोली और उस व्यक्ति को वृक्ष से बांधकर पूछा, कौन हो तुम और तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? कदाचित कल भी तुम ही राजकुमारी का अपहरण करके लिए जा रहे थे। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। तब सहस्त्रबाहु ने क्रोधित होकर पूछा, उत्तर दो, कौन हो तुम? सहस्त्रबाहु के क्रोधित होने के पश्चात वो व्यक्ति कुछ भयभीत हुआ और उसने उत्तर दिया, जी, मैं सिंघल राज्य का राजकुमार ज्ञानश्रुति हूँ। मैं राजकुमारी नीलमणि का अपहरण इसलिए किया
क्योंकि इनके पिता ने मेरे पिता की हत्या की है और मेरी बहन निपुणिका का अपहरण करके इन्होंने उसे ना जाने कहां बंदी बना रखा है। विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था। सहस्त्रबाहु बोला, जी, उस रात्रि मेरी बहन निपुणिका का जन्मोत्सव था। सभी प्रसन्न मन से उत्सव का आनंद उठा रहे थे। तभी सूरजगढ़ के राजा सुकेतुबाली पधारे। पिता महाराज ने उन्हें निमंत्रण देकर बुलाया था, परंतु सुकेतुबाली का उद्देश्य कुछ और ही था। वो मेरे पिता को बंदी बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी कुदृष्टि मेरी बहन निपुणिका पर थी। सुकेतुबाली अपनी सेना सहित पधारे थे। वो हमारे राज्य पर चढ़ाई करके राज्य और निपुणिका दोनों को प्राप्त करना चाहते थे। वे ऐसा प्रयास पहले भी कर चुके थे, किंतु वे ऐसा पहले नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारी राज्य की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। उनका पहला प्रयास विफल रहा, इसलिए वो प्रतिशोध लेना चाहते थे और जन्मोत्सव की रात्रि उन्होंने विश्वासघात करके मेरे पिता और माता की हत्या कर दी। मुझे अपने बाण द्वारा अचेत किया और निपुणिका का अपहरण करके ले गए एवं ना जाने कहां उसे बंदी बनाकर रखा है। मैंने निपुणिका को बहुत खोजा, किंतु वो नहीं मिली, इसलिए मैंने प्रतिशोध लेने हेतु राजकुमारी का अपहरण कर लिया। तभी नीलमणि बोली, राजकुमार ज्ञानश्रुति सत्य कह रहे हैं। मेरे पिता ऐसे ही हैं, अत्यधिक क्रूर एवं निर्दयी। तो क्या हम इनकी बात का विश्वास कर लें? वीर प्रताप ने नीलमणि से पूछा। जी, एवं हमें इनकी सहायता भी करनी चाहिए, नीलमणि बोली। और सहस्त्रबाहु सोच में पड़ गया। सूरजगढ़ के सैनिकों के जाने के उपरांत सभी जनों का वार्तालाप समाप्त हो चुका था, क्योंकि सबको नीलमणि एवं सहस्त्रबाहु की सत्यता ज्ञात हो चुकी थी। कुछ शेष ही नहीं रह गया था, इसलिए सभी अपनी अपनी कुटिया में लौट गए, क्योंकि अब सारी बात सुलझ चुकी थी। लेकिन अभी सहस्त्र, वीर, सोनमयी, नील और ज्ञानश्रुति बाहर ही थे। राजकुमारी नीलमणि जब अपने राज्य नहीं लौटी तो ज्ञानश्रुति ने उनसे प्रश्न किया, राजकुमारी, आप सूरजगढ़ लौट सकती थी, किंतु आप क्यों नहीं लौटी? इतने वर्षों पश्चात मुझे मेरे भ्राता मिले हैं, मैं उनसे भी कुछ वार्तालाप करना चाहती थी। मुझे अपना राजभवन तनिक भी नहीं भाता। यहाँ सब कितने मिलनसार एवं कोमल स्वभाव के हैं, इसलिए सोचा कि कुछ दिन और यहाँ विश्राम करूं, सबसे मेल बढ़ाऊं। राजकुमारी नीलमणि बोली, तब तो आपने बहुत अच्छा विचार किया। ज्ञानश्रुति बोला, और आपने क्या विचार किया? शांत होकर यही खड़े रहोगे या कुछ कार्य भी करोगे? सोनमयी ने ज्ञानश्रुति से कहा, मैं देख रहा हूं कि आप जब से मिली हैं तो आप मुझ पर केवल क्रोध ही किए जा रही है। मैं पूछ सकता हूं कि आपको मुझसे क्या कष्ट है? ज्ञानश्रुति ने सोनमयी से पूछा। तुम जाकर स्नान करके कुछ खा लो, मुझसे वार्तालाप करने का प्रयास मत करो और सुनो, मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर क्यों दूं? वो तो हम सबने तुम्हें दया करके छोड़ दिया, नहीं तो ना जाने तुम्हारा क्या होता। सोनमयी बोली, देखिए, आप मुझसे अभद्रता कर रही हैं। ज्ञानश्रुति बोला, हाँ, कर रही हूं अभद्रता। बोलो क्या करोगे? सोनमयी बोली, मैं भला क्या कर सकता हूं? मैं तो असहाय प्राणी हूं। ज्ञानश्रुति बोला, ये जो तुम ऐसा व्यवहार करते हो ना, बस यही मुझको नहीं भाता। सोनमयी बोली, तो आपको क्या भाता है? ज्ञानश्रुति ने पूछा। सब कुछ भाता है, परंतु तुम नहीं भाते। सोनमयी क्रोधित होकर बोली, तो ऐसा मैं क्या करूं जो आपको भाने लगो? ज्ञानश्रुति ने पूछा। जाकर उल्टे होकर वृक्ष से लटक जाओ, किंतु मेरे मस्तिष्क का संतुलन मत बिगाड़ो। यदि मेरे मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। सोनमयी बोली, तो ये बता दीजिए कि मैं कौन से वृक्ष पर उल्टा लटकूं? जो वृक्ष कहेंगी तो उस पर लटक जाऊंगा। ज्ञानश्रुति बोला, भ्राता वीर प्रताप, कृपया इस वाचाल को शांत कीजिए, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सोनमयी क्रोधित होकर बोली, राजकुमार ज्ञानश्रुति, कृपया शांत हो जाइए। आप मेरे सन सरोवर पर चलकर स्नान करने के उपरांत कुछ खाकर मेरी कुटिया में विश्राम कर लीजिए। वीर प्रताप बोला, जी भ्राता, जैसा आपका आदेश। ज्ञानश्रुति बोली, अब देखो इसे, कितनी भद्रता दिखा रहा है। भला इसके वार्तालाप से प्रतीत होता है कि ये कहीं का राजकुमार है। जब देखो आभार, जब देखो क्षमा, जब देखो आदेश। इसका अपना भी कोई अस्तित्व है या नहीं, या ऐसा अभिनय कर रहा है? आप सबने तो इस पर विश्वास कर लिया, किंतु इसके व्यवहार को देखकर मुझे अब तक इस पर विश्वास नहीं हो रहा। सोनमयी बोली, अच्छा, तो ये कारण है आपके क्रोधित होने का? ज्ञानश्रुति ने पूछा। हाँ, सोनमयी बोली, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, इसलिए तो सब मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक आप ही है जो मुझ पर क्रोध करती रहती है। ज्ञानश्रुति बोला, तुम्हारा तात्पर्य क्या है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगूं?
सोनमयी ने यह पूछ तो लिया, परंतु दूसरे ही क्षण वो लजा भी गई और समय की वास्तविकता को देखते हुए नीलमणि ने बात बदलने का प्रयास किया। क्या तुम भी इनसे उलझ रही हो? चलो हम भी स्नान करके आते हैं, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, नीलमणि बोली। हाँ सखी, चलो, यहां से कुछ दूर एक झरना है, आज हम वहीं स्नान करके आते हैं, सोनमयी बोली। चलो तो शीघ्रता करो, वैसे भी आज इतना समय हो गया है और हमने स्नान नहीं किया। और दोनों सखियां अपने अपने वस्त्र लेकर स्नान को चल पड़ी। इधर सहस्त्र, वीर और ज्ञानश्रुति भी स्नान करने सरोवर पर चले गए। सबने स्नान के पश्चात भोजन किया और विश्राम हेतु कुटिया में आ गए। तीनों अपने अपने बिछाने पर लेटकर बातें करने लगे। सहस्त्र ने वीर प्रताप से पूछा, तो अनुज, फिर अब तुमने क्या सोचा है? किस विषय में भ्राता? वीर ने सहस्त्र से पूछा। राजकुमारी नीलमणि के विषय में, सहस्त्र बोला। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा भ्राता, वीर प्रताप बोला। तुमने सुना ना कि नीलमणि के पिता कितने क्रूर शासक हैं, क्या वे स्वीकार करेंगे कि तुम उनकी पुत्री से प्रेम करो? सहस्त्रबाहु बोला। अब जो भी परिणाम हो, किंतु मैं इस भय से राजकुमारी से प्रेम करना तो नहीं छोड़ सकता, वीर प्रताप बोला। सोच लो, अभी भी समय है, सहस्त्रबाहु बोला। सब सोच लिया भ्राता, वीर प्रताप बोला। मुझे तुमसे यही आशा थी, मुझे ज्ञात था कि तुम्हारा उत्तर यही होगा, एवं अब वो मेरी बहन भी है, तो मैं यही चाहता हूं कि उसे तुम जैसा निर्डर जीवन साथी मिले जो उसकी सदैव रक्षा कर सके, सहस्त्रबाहु बोला। धन्यवाद भ्राता, इस संबंध को स्वीकारने हेतु, वीर प्रताप बोला। धन्यवाद कैसा अनुज, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें तुम्हारी प्रिय मिल गई, सहस्त्रबाहु बोला। जी, यदि आप दोनों के मध्य वार्तालाप समाप्त हो गया हो तो मैं तनिक विश्राम कर लो, ज्ञानश्रुति बोला। क्यों राजकुमार, भला हमारे वार्तालाप से आपको क्या आपत्ति है? वीरभद्र ने पूछा। 2 दिन हो चुके हैं भ्राता वीर, मैं सोया नहीं हो, इसलिए तनिक विश्राम करना चाहता हूं, ज्ञानश्रुति बोला। सो जाइए राजकुमार, अब हम वार्तालाप नहीं करेंगे, सहस्त्रबाहु बोला। और सभी विश्राम करने लगे। उधर सोनमयी और नीलमणि भी भोजन करने के उपरांत अपनी कुटिया में विश्राम करने पहुंची एवं नीलमणि से सोनमयी से पूछा, क्यों सखी, तुम्हें ज्ञानश्रुति पर इतना क्रोध क्यों आता है? कुछ नहीं सखी, उसके वार्तालाप पर क्रोध आता है, सोनमयी बोली। वो हृदय का कोमल है, केवल उसकी बातें ही ऐसी होती है, नीलमणि बोली। जो भी हो, परंतु मुझे उसके वार्तालाप में रुचि नहीं है, सोनमयी बोली। ठीक है, परंतु अभी विश्राम करो, नीलमणि बोली। और दोनों विश्राम करने लगी। सायंकाल का समय था। सभी विश्राम के पश्चात कुटिया से बाहर निकले। कुछ क्षण सबने वार्तालाप किया। इसके उपरांत सोनमयी बोली, नीलमणि, तुम यहीं ठहरो, मैं तनिक जल लेकर आती हो। अभी भोजन हेतु जल का उपयोग होगा एवं रात्रि के लिए भी तो एकत्र करके रखना होगा, तो मैं चलती हूं ना तुम्हारे संग जल लेने, नीलमणि बोली। ना सखी, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें ऐसे कार्य करने का अभ्यास नहीं है, सोनमयी बोली। तो तुम अकेले कैसे करोगी, नीलमणि बोली। ये राजकुमार ज्ञानश्रुति है ना, ये करेंगे मेरी सहायता, जल के 2 कलश ये भी लेते आएंगे, सोनमयी बोली। जी, मैं कैसे, मुझे तो ऐसे कार्य करने का कोई अभ्यास नहीं है, ज्ञानश्रुति बोला। तो क्या तुम नाम बस के ही राजकुमार हो? ये इतना कठिन कार्य तो नहीं है कि तुम कर ना सको, सोनयमी बोली। परंतु मैं ही क्यों, देवी सोनमयी, ज्ञानश्रुति बोला। यहां रहना है ना, तो कार्य तो करने पड़ेंगे। यदि जल नहीं भर सकते तो भोजन पकाने में सहायता करनी होगी, सोनमयी बोली। क्या कहा भोजन, ये तो मुझसे ना होगा, इससे भला है कि मैं जल की कलश ही भर लाऊं, ज्ञानश्रुति बोला। तो चलो मेरे संग झरने पर पीने का जल भरने, सोनमयी बोली। हाँ देवी सोनमयी, चलिए, ज्ञानश्रुति बोला। ये सब देखकर सब हंसने लगे और कुछ समय पश्चात दोनों जल भरने निकल पड़े। घना जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, वृक्ष इतने घने हैं कि सूरज का प्रकाश सरलता से धरती पर नहीं पहुंचता। वन्य जीवों का भी सायंकाल को खतरा बढ़ जाता है। वह दोनों मार्ग पर चले जा रहे थे, किंतु सोनमयी ने ज्ञानश्रुति से एक वाक्य भी नहीं कहा। यह देखकर ज्ञानश्रुति ने सोनमयी से पूछा, देवी सोनयमी, सुनिए तो, क्या आप मुझसे क्रोधित हैं? जी हाँ, सोनमयी बोली। इसका कारण, ज्ञानश्रुति ने पूछा। आपकी वाचाल प्रवृत्ति, सोनमयी बोली। आप वार्तालाप नहीं करेंगी तो मार्ग कैसे कटेगा, ज्ञानश्रुति बोला। जी, मुझे आपसे वार्तालाप करने में कोई रुचि नहीं है, सोनमयी बोली।
जैसी आपकी इच्छा देवी, ज्ञानश्रुति बोला। कुछ ही क्षणों में दोनों झरने पर पहुंचे, अपने अपने कलशों में जल भरकर वापस आने लगे। अभी भी सोनमयी ज्ञानश्रुति से कुछ न बोली। ज्ञानश्रुति भी इसलिए नहीं बोला कि कहीं सोनमयी पुनः उस पर क्रोध ना करने लगे। सोनमयी की गति कुछ तीव्र थी, क्योंकि उसे जल भरे कलशों को उठाने का अभ्यास था। उसने एक कलश सिर पर रखा था और एक हाथों में लेकर वो ज्ञानश्रुति से आगे आगे चल रही थी। वहीं ज्ञानश्रुति जल से भरे कलशों को उठाकर अत्यधिक कष्ट में था। सोनमयी आगे थी एवं उसके सिर पर रखे कलश के कारणवश वो ऊपर नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने ऊंचे वृक्ष की डाल पर झुरमुट में छुपे काले तेंदुए को नहीं देखा। और जैसे ही सोनमयी वृक्ष के तले आई, उस तेंदुए ने सोनमयी पर आक्रमण कर दिया। सिर पर रखे कलश के जल ने उसके शरीर को पूर्णतः भिगो दिया एवं वो धरती पर गिर पड़ी। तेंदुए ने अवसर गंवाए बिना पुनः सोनमयी पर आक्रमण कर दिया तथा उसके पांव को अपने मुंह में भर लिया। सोनमयी अपना बचाव करने लगी। ये देखकर ज्ञानश्रुति भागकर आया एवं उस तेंदुए को झटक कर सोनमयी से अलग किया और शीघ्रता से निकट ही पड़े कलश से उस पर प्रहार किया। ये देखकर तेंदुआ भयभीत हुआ और वन में कहीं विलुप्त हो गया। ज्ञानश्रुति शीघ्रता से सोनमयी के पास आकर बोला, देवी, आप ठीक तो है ना? परंतु सोनमयी ठीक नहीं थी। कचादित उसके पांव में गहरे घाव आए थे, जिनसे निरंतर रक्त बह रहा था। सोनमयी ने खड़े होने का प्रयास किया, किंतु वो खड़ी नहीं हो पाई। सोनमयी को खड़े होने में असफल देखकर ज्ञानश्रुति ने उसे अपने बाहुओं में उठाया एवं निवास स्थान की ओर बढ़ चला। उसकी कृतज्ञता देखकर सोनमयी भी मौन हो गई एवं कुछ न बोल सकी। देवी, सोनमयी, अत्यंत पीड़ा हो रही होगी आपको तो, ज्ञानश्रुति बोला। परंतु सोनमयी तब भी कुछ न बोली और मौन होकर केवल ज्ञानश्रुति के मुंह को ही निहारती रही। ज्ञानश्रुति तो मार्ग में सोनमयी से वार्तालाप करते हुए आया, किंतु सोनमयी अत्यंत मौन रही। वो केवल ज्ञानश्रुति के मुंह की भंगिमाओं को अपने हृदय के भीतर विलय करती रही। एक ही क्षण में सोनमयी का जो ज्ञानश्रुति पर क्रोध था वो समाप्त हो गया। कदाचित वो क्रोध अब प्रेम में परिवर्तित हो चला था। देवी सोनमयी, आप भी तनिक कुछ वार्तालाप कीजिए तो इतनी पीड़ा नहीं होगी, ज्ञानश्रुति बोला। राजकुमार, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, सोनमयी बोली। मुझे ज्ञात है कि आपको असह्य पीड़ा हो रही है, किंतु यदि आप बात करेंगी तो आपका ध्यान घाव की ओर नहीं जाएगा। इस प्रकार कुछ क्षण में ही हम आश्रम पहुंच जाएंगे, जहां आपका उपचार प्रारंभ हो जाएगा, ज्ञानश्रुति बोला। आपका आभार राजकुमार, जो आपने मेरी सहायता की, सोनमयी बोली। आपको तो आभार प्रकट करना नहीं भाता, तो क्यों आप ऐसा कर रही हैं? ज्ञानश्रुति ने पूछा। ये नियम तो आपके लिए था, मेरे लिए नहीं राजकुमार, सोनमयी हंसकर बोली। ऐसी अवस्था में भी आप हंस रही है देवी? ज्ञानश्रुति ने पूछा। तो क्या रोने लगो? सोनमयी बोली। देखिए, तो आपके घाव से रक्त का प्रवाह कम नहीं हो रहा एवं आप हंस रही है। कितनी साहसी है आप, वो भी एक नारी होकर, ज्ञानश्रुति बोला। मुझे ऐसे ही पाला गया है राजकुमार, सोनमयी बोली। ये तो अच्छा है ना? देवी सोनमयी, आप अपने भ्राताओं की सहायता कर सकती हैं उनके संकट के समय, ज्ञानश्रुति बोला। जी, मैं सदैव उनकी सहायता हेतु जाती हूँ। आपको भी तो बंदी बनाने उनके संग आई थी जब आप नीलमणि का अपहरण करके ले गए थे, सोनमयी बोली। जी, ये तो सत्य है देवी सोनमयी। मुझे गर्व है आप पर, आपके स्थान पर और कोई कन्या होती तो ऐसे घाव से न जाने अब तक कितने अश्रु प्रवाहित कर देती नयनों से, ज्ञानश्रुति बोला। मेरी ऐसी प्रकृति नहीं है राजकुमार, मैंने कदापि रोना नहीं सीखा, साहस के संग समस्या का समाधान करना सीखा है, सोनमयी बोली। मुझे आपके विषय में बहुत कुछ ज्ञात हो गया, ज्ञानश्रुति बोला। क्या ज्ञात हो गया है मेरे विषय में? मैं भी तो जानूं भला, सोनमयी बोली। यही कि आप एक अच्छे स्वभाव की साहसी कन्या है, किंतु ज्ञानश्रुति बोलते बोलते रुक गया। किंतु क्या राजकुमार? आगे भी कहें, सोनमयी बोली। यही कि आपको क्रोध भी अत्यधिक आता है, ज्ञानश्रुति बोला। ये सुनकर सोनमयी हंसी और बोली, ये भी आपने सत्य कहा राजकुमार। दोनों का प्रेममयी वार्तालाप अभी समाप्त भी न हुआ था कि आश्रम आ गया और ज्ञानश्रुति ने आश्रम की ओर अपनी दृष्टि को इंगित करते हुए सोनमयी से कहा, वो देखिए देवी सोनमयी, आश्रम आ गया, हम पहुंच गए। मैं सहायता हेतु किसी को पुकारता हूं। और इतना कहकर ज्ञानश्रुति ने सहस्त्रबाहु की कुटिया के समीप जाकर उसे पुकारा, भ्राता सहस्त्रबाहु, भ्राता सहस्त्रबाहु, तनिक बाहर तो आइए, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है।
ज्ञान श्रुति का स्वर सुनकर सहस्त्र और वीर दोनों ही आ पहुंचे एवं सोनमयी की स्थिति देखकर वीर प्रताप पूछ बैठा, क्या हुआ ज्ञान श्रुति? सोनमयी को ये घाव कैसे लगा? एवं ये पूछते हुए वीर प्रताप सोनमयी को गोद में उठाकर उपचार हेतु अपनी कुटिया में ले आया। तब ज्ञान श्रुति ने पूर्ण वृत्तांत कुछ इस प्रकार कह सुनाया। भ्राता, हम जल भरकर लौट रहे, देवी सोनमयी आ गई थी। तभी एक वृक्ष की शाखा पर बैठी एक तेंदुए ने इन पर आक्रमण कर दिया। जब तक मैं सहायता हेतु इनके समीप पहुंचा तब तक तेंदुआ इनके पांव पर अपने दंत गड़ा चुका था। तब मैंने उस प्रहार किया और वो भयभीत होकर जंगल की ओर भाग गया। ओह, ये था पूर्ण वृत्तांत। सहस्त्रबाहु बोला। कोई बात नहीं, शीघ्र ही मैं सोनमयी का उपचार प्रारंभ कर देता हूँ, वीर प्रताप बोला। उपचार पाते ही कुछ समय पश्चात ही सोनमयी की पीड़ा कुछ कम हुई और वो सबसे बोली, तेंदुए से मेरी रक्षा का पूर्ण श्रेय राजकुमार ज्ञान श्रुति को जाता है। इनके कारण ही मैं आज सुरक्षित हूँ। सोनमयी बोली, आपका अत्यधिक आभार राजकुमार, जो आपने मेरी पुत्री की रक्षा की। सोनमयी की मां केतकी बोली, काकी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? ये तो मेरा कर्तव्य था, ज्ञान श्रुति बोला। सोनमयी, अब कैसा लग रहा है? नीलमणि ने पूछा। सखी, अब पहले से उत्तम है, पीड़ा भी उतनी नहीं है, सोनमयी बोली। तब वीर प्रताप ने सबसे कहा, कृपया आप लोग जाइए, अब सोनमयी ठीक है, उसे कुछ समय विश्राम करने दीजिए। एवं वीर प्रताप की बात सुनकर सब वहां से चले गए, परंतु ज्ञान श्रुति ना गया। तब सोनमयी ने पूछा, राजकुमार, आप क्यों नहीं गए? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता आन पड़ी तो किसी को पुकारने में कठिनाई ना हो, इसलिए मैं आपके समक्ष रुक गया, ज्ञान श्रुति बोला। तब उत्तम विचार किया आपने। मैं भी सोऊंगी नहीं, अभी निंद्रा नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भूख लग रही है एवं बिना भोजन किए मुझे निंद्रा नहीं आती। वो तो भ्राता ने विश्राम हेतु कहा, इसलिए मैंने उनकी बात का विरोध नहीं किया। चूंकि वे मेरा उपचार कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात मानना भी अनिवार्य है, सोनमयी बोली। कदाचित आप अपने भ्राताओं से अत्यधिक प्रेम करती हैं, ज्ञान श्रुति बोला। जी राजकुमार, हम तीनों बाल्यकाल से एक दूसरे का ध्यान रखते आए हैं, सोनमयी बोली। इसी प्रकार मैं भी तो अपनी बहन निपुणिका से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। न जाने कहाँ होगी, इस समय किस संकट में पड़ी होगी, ज्ञान श्रुति बोला। आप चिंता ना करें राजकुमार, मैं भ्राताओं से इस विषय पर शीघ्र ही वार्तालाप करती हूँ। निपुणिका जहां भी होगी उसे हम सब मिलकर संकट से उबार लेंगे, सोनमयी बोली। मैं आप सबसे ऐसी ही आशा करता हूँ, ज्ञान श्रुति बोला। जी आप तनिक धैर्य रखें, सोनमयी बोली। जी आप कदाचित उचित ही कह रही हैं, यदि आपको विश्राम करना हो तो मैं जाऊं, ज्ञान श्रुति बोला। जी मैंने आपसे कहा ना कि भोजन किए बिना बिना मुझे निंद्रा नहीं आती, सोनमयी बोली। तो आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं केतकी काकी से भोजन लेकर आता हूँ, ज्ञान श्रुति बोला। वही तो भ्राता ने मुझे जो औषधियाँ खिलाई है उसके उपरांत मुझे भोजन नहीं करना, तो आज रात्रि में केवल फलाहार और दुग्ध ही लूंगी, सोनमयी बोली। तो मैं आपके लिए फलाहार लेकर आता हूँ, ज्ञान श्रुति बोला। आप ऐसा कीजिए, सर्वप्रथम स्वयं भोजन कीजिए, उसके उपरांत मेरे लिए फलाहार लाइएगा, सोनमयी बोली। किंतु आपने भोजन नहीं किया और मैं कर लूं, ये तो अनुचित होगा, ज्ञान श्रुति बोला। जी मुझे तो भोजन निषेध है, किंतु आपको नहीं है, सोनमयी बोली। तो मैं भी आज रात्रि आपके संग फलाहार ही लेता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके संग जल लेने गया था। मैं आपके संग संग होता या आपसे आगे होता तो कदाचित तेंदुआ मुझ पर प्रहार करता एवं आपको इतना कष्ट ना सहना पड़ता, ज्ञान श्रुति बोला। यदि तेंदुआ आप पर भी प्रहार करता तो आपको भी तो उतनी ही पीड़ा होती जितनी की मुझे हो रही है, सोनमयी बोली। तो क्या हुआ, तब आप इस पीड़ा से मुक्त रहती ना, ज्ञान श्रुति बोला। क्यों, मैं इस पीड़ा में हो तो आपको कष्ट हो रहा है, सोनमयी ने पूछा। जी देवी सोनमयी, कष्ट तो हो रहा कि मैं आपकी रक्षा न कर सका, ज्ञान श्रुति बोला। आपने पूर्ण प्रयास तो किया ही था, सोनमयी बोली। तभी नीलमणि ने कुटिया में प्रयास करते हुए कहा, अभी भी आप लोगों के मध्य वार्तालाप चल रहा है? हाँ सखी, राजकुमार ज्ञान श्रुति तो वैसे अत्यधिक वार्तालाप करते हैं, सोनमयी बोली। मैं आप लोगों का रात्रि भोजन लेकर आई हूँ, ये फलाहार सोनमयी हेतु एवं ये भोजन राजकुमार हेतु, नीलमणि बोली। आपने कष्ट क्यों उठाया राजकुमारी? नीलमणि, मैं आ ही रहा था, ज्ञान श्रुति बोला। कष्ट कैसा राजकुमार, अपनों के लिए इतना सेवा भाव तो होना ही चाहिए, नीलमणि बोली। तुमने भोजन किया सखी? सोनमयी ने नीलमणि से पूछा। हाँ सखी,
तभी तो केतकी माँ ने मुझसे भोजन ले जाने को कहा। सहस्त्र भ्राता एवं वीर प्रताप आप लोगों से कुछ अति आवश्यक वार्तालाप करना चाह रहे थे। वे दोनों भोजन के पश्चात पूर्ण योजना आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वे चाहते हैं कि हम सब शीघ्र से शीघ्र राजकुमारी निपुणिका को खोज लें। नीलमणि बोली। मैं भी यही सोच रहा था, किंतु संकोचवश कहने का साहस न हुआ एवं अब देवी सोनमयी का घाव आड़ी आ गया। मुझे लगा कहीं आप सब ये न समझे कि कितना स्वार्थी है, केवल अपने बारे में ही सोच रहा है। ज्ञानश्रुति बोला। ऐसा नहीं, आप दोनों भोजन कीजिए, तब तक वे कुटिया में पधारते ही होंगे। नीलमणि बोली। नीलमणि की बात सुनकर दोनों भोजन करने लगे। दोनों ने अपना अपना भोजन समाप्त किया ही था कि तब तक सहस्त्रबाहु और वीर प्रताप ने कुटिया में प्रवेश किया। तब सहस्त्रबाहु ने सोनमयी से पूछा, प्रिय बहना, अब कैसी हो? भ्राता, अब उत्तम है, अब उतनी असह्य पीड़ा नहीं है। सोनमयी बोली। तो भ्राता सहस्त्र, योजना पर विचार करें। वीर प्रताप बोला। हाँ अवश्य, प्रारंभ करो। सहस्त्र बोला और वीर प्रताप ने सबके समक्ष अपनी योजना प्रकट करते हुए कहा, तो सब सुनिए, हम राजकुमारी नीलमणि के संग सूरजगढ़ जाएंगे। हमसे तात्पर्य है कि मैं, सहस्त्र भ्राता, ज्ञानश्रुति एवं सोनमयी, हम वहां वेश बदलकर जाएंगे। मैं एवं भ्राता सहस्त्रबाहु अश्वशाला की देखरेख करने वाले साधारण से नागरिक एवं राजकुमारी नीलमणि के संग सोनमयी एवं ज्ञानश्रुति उनकी सखिया बनकर राजमहल में प्रवेश करेंगी। राजकुमारी नीलमणि अपने पिता महाराज से कहेंगी कि राजमहल में उन्हें एकांत सा लगता है, इस कारण वे आश्रम से अपनी 2 सखियों को संग ले आई है। तो क्या मुझे कन्या का वेश धरना पड़ेगा? ज्ञानश्रुति ने पूछा। जी हाँ राजकुमार, क्यों कि वो आपसे परिचित हैं और यही उचित रहेगा। सहस्त्रबाहु बोला। अब आगे की योजना कहिए वीर। नीलमणि बोली। नीलमणि की मधु समान वाणी सुनकर वीर कुछ लजा सा गया और मुस्कुराते हुए आगे बोला। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।